तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 6 अगस्त की, जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन था आपका कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रामचंद्र टी गोडबोले और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता गोडबोले को 2026 के किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शंस थे आपके। ऑप्शन था ए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, बी ऑप्शन था आपका जनजातीय स्वास्थ्य सेवा और कुपोषण उन्मूलन, सी ऑप्शन था कला और शास्त्रीय संगीत, और जो आपका डी ऑप्शन था विज्ञान और इंजीनियरिंग। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय स्वास्थ्य सेवा और कुपोषण उन्मूलन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कि डॉक्टर दंपति ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंबुजमाड़ के दूरस्थ नक्सल प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 40 वर्षों तक मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य पहुंच और बाल कुपोषण से निपटने का काम किया। डॉक्टर रामचंद्र एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और डॉक्टर सुनीता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये आपको याद रखना है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन अणु जो आपका N2 है को आणविक द्रव्यमान क्या होता है। 4 ऑप्शन थे, 14, बी ऑप्शन था 28 यू, सी ऑप्शन था 7 यू और डी ऑप्शन था आपका 42 यू। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 यू इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान एक नाइट्रोजन जो N है का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, जिसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है। आणविक गणना करें तो नाइट्रोजन का होता है N2, तो N2 यानी कि 2 N का होता है 14, तो N2 का हो जाएगा 28 यू। ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हम इसमें कई वही क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके इस चैप्टर में पूछे गए थे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। क्वेश्चन था आपका कि प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन थे आपके, ए नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन था जेनिक सिनर, सी ऑप्शन था कार्लोस अल्कराज और डी ऑप्शन था आपका मांडो डुप्लांटिस। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को मैड्रिड में आयोजित समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया। उन्होंने अपने शानदार 2025 सीजन के लिए पुरस्कार जीता, उन्हें जिसमें उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था 2025 में। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन थे आपका, ए आर्याना सावलेंका, बी ऑप्शन था ईगा स्वितेक, सी ऑप्शन था एलेना रायबकीना और डी ऑप्शन था आपका मेडिसिन कीज। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, एलिना रायबकीना आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है, वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने रोमांचक 3 सेटों के फाइनल में 6-4, 6-4-6 और 6-4 में आर्याना सबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता। यह उनकी करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। ऑप्शन थे गगनयान फर्स्ट, बी ऑप्शन था एक्सियोम 4, सी ऑप्शन था आर्टेमिस थर्ड और जो आपका डी ऑप्शन था एक्सपेंडिशन 71। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम मिशन 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ये आपको याद रखना है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी थी। वह एक्सियोम मिशन 4 में मिशन पायलट के रूप में शामिल थे। वहां उन्होंने लगभग 18 दिन बिताकर यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। वह राकेश शर्मा जो 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा गए थे 1984 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सोनार जो आपका शोर है स्किलिंग फॉर AI रीडनेस
कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी कि फेज सेकंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों और समावेशी विकास के लिए 50 एनएसक्यूएफ रेखांकित एआई पाठ्यक्रमों का विस्तार करना। बी ऑप्शन था आपका स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए केवल 4 बुनियादी मॉड्यूल प्रदान करना। सी ऑप्शन था भारत के ग्रामीण घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। और जो आपका डी ऑप्शन था विशेष रूप से कृषि स्टार्टअप के लिए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि चरण सेकंड फेज सेकंड श्योर पहल की बुनियादी एआई जागरूकता से लेकर एक अत्यधिक व्यापक क्षेत्र एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। यह विस्तार के तहत रोजगार का समर्थन करने, उत्पादकता बढ़ाने और समावेशिता को सुधार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 50 एनएसक्यूएफ रेखांकित एआई और एआई प्रोग्रामों पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आगे आने वाले शिफ्टों में बन सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? ऑप्शंस थे आपके ए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, बी ऑप्शन था स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हूँ, और डी सी ऑप्शन था सभी के लिए स्वास्थ्य, और जो आपका डी ऑप्शन था स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि वर्ष 2026 में डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तत्व पर भरोसा करने के लिए थीम को चुना है। माई हेल्थ माई राइट वर्ष 2024 की थीम थी। अगर ये पूछे 2024 की थीम क्या थी तो माई हेल्थ माई राइट ये 2024 की थीम थी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्रकाश एक प्रिज्म की दो पार्श्व सतह से होकर गुजरता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे आपके परावर्तन कोण, बी ऑप्शन था विचलन कोण, सी ऑप्शन था आपतन कोण, और डी ऑप्शन था आपका क्रांतिक कोण। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी विचलन कोण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। एंगल ऑफ डेविएशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि आपतित किरण की विस्तृत दिशा और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। यह मापता है कि दो अपवर्तक सतहों से गुजरने वाला प्रकाश की किरण अपने मूल वर्ग से कितनी विचलित हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित समारूपता को पूरा करें। जो आपका पादप है उसमें दृढ़ कोशिकाभित्ति होती है। जंतु में 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको कोशिकाभित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, सी ऑप्शन था हरित लवक, और डी ऑप्शन था वड़िरिका। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। पादप में आपकी होती है कोशिकाभित्ति और जो आपके जंतु होते हैं उसमें होता है प्लाज्मा झिल्ली, ये आपको याद रखना है। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया आपका कि पादप कोशिकाएं एक कठोर बाहरी परत से घिरी होती हैं जिसे कोशिकाभित्ति कहा जाता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति पूरी तरह से अनुपस्थित होती है यानी कि होती ही नहीं है। उनकी सबसे बाहरी सीमा जो होती है वह लचीली जो प्लाज्मा झिल्ली की होती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका क्वेश्चन था कि यदि समान ताप पर लोहे के तार और तांबे के तार की दोनों की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उनके प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन थे दोनों तारों का प्रतिरोध कम हो जाएगा, बी ऑप्शन था दोनों तारों का प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, सी ऑप्शन था केवल लोहे के तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो आपका डी ऑप्शन था केवल तांबे के तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी दोनों तारों का प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यही बताया हमने कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, चाहे वह लोहे का हो या तांबे का। लंबाई दोगुनी करने से दोनों चालकों का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपकी निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन है सबसे कम होगी? ऑप्शन थे नींबू का रस, बी ऑप्शन था आपका गैस्ट्रिक जूस, सी ऑप्शन था टमाटर का रस, और डी ऑप्शन था आपका चूने का पानी। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी चूने का पानी इसका एकदम करेक्ट आंसर तो होगा जिसमें H+ आयन सबसे कम होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि पीएच स्केल का मान जितना अधिक होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती है। चूने का पानी एक क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 12 होता है, इसलिए H+ आयनों की सांद्रता सबसे कम और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। बाकी तीनों में जो नींबू, गैस्ट्रिक जूस और टमाटर अम्लीय हैं, इसलिए उनमें H+ आयन सांद्रता अधिक होती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था खमीर में अवायवीय श्वसन
की अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन थे आपके ए लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, बी ऑप्शन था आपका एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऊर्जा, सी ऑप्शन था आपका पायरूवेट और पानी, और डी ऑप्शन था आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगर इसको आप एक्सप्लेन भी हमने किया, इसको आप देख सकते हैं अवायवीय श्वसन जिसे एल्कोहलिक किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहा जाता है के दौरान ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ता है। यह जैविक रासायनिक प्रक्रिया ग्लूकोज को एथेनॉल, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित करती है तथा साथ में थोड़ी मात्रा में 2 ATP भी जारी करती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2026 में भारत के किस अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को देश के सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन थे प्रशांत बालकृष्ण नायर, बी ऑप्शन था शुभांशु शुक्ला, सी ऑप्शन था आपका अजीत कृष्णन और डी ऑप्शन था आपका अंगद प्रताप। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया, इसको आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह सम्मान एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर उनके अद्भुत साहस, नेतृत्व और अनुकरणीय आचरण के लिए दिया गया है। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले वह पहले भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेपो रेट को कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन थे आपके वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन था आपका सेबी यानी जिसे हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी ऑप्शन था आपका रिजर्व बैंक और डी ऑप्शन था आपका स्टेट बैंक। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI यह भारत में रेपो रेट को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक भारत में RBI धन की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। RBI इसका उपयोग मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिए करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक या उत्तटक लीवर का भाग नहीं है? ऑप्शन थे ए आलम, बी ऑप्शन था प्रयास, सी ऑप्शन था भार और डी ऑप्शन था आपका चुंबकत्व शक्ति। करेक्ट जो आंसर था मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व शक्ति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि उत्तोलक के 3 मुख्य भाग होते हैं, आलम, प्रयास और भार यानी कि लोड होते हैं, जबकि चुंबकत्व इसका भाग नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरडी महाराष्ट्र में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में हरी झंडी दिखाई है। सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन थे सूर्यास्त, बी ऑप्शन था पिनाकाई सी ऑप्शन था आकाश तरंग और डी ऑप्शन था आपका सुदर्शन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सूर्यास्त इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरडी महाराष्ट्र में NIVE ग्रुप के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान सूर्यास्त्र नामक भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इथाइन जो आपका है C2H2 अणु में कुल कितने सह संयोजक बंध मौजूद हैं? ऑप्शन थे आपके ए 4, बी ऑप्शन था 5, सी ऑप्शन था 6 और डी ऑप्शन था 7। करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि इथाइन जो है इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। यह एक रेखीय संरचना होती है, ये और जो आपकी बंधों की गिनती है इस प्रकार होती है, कार्बन और जो हाइड्रोजन है वह इनके बीच 2 एकल आबंध होंगे और जो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है जिसमें 3 सहसंयोजक बंध शामिल होते हैं, तो 2 + 3 = होगा आपका 5, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विश्व एक सूर्य के दृष्टिकोण के तहत सीमाओं के पार सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी प्रमुख वैश्विक पहल प्रस्तावित शुरू की गई थी? ऑप्शन थे आपके स्वच्छ भारत मिशन, बी ऑप्शन था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सी ऑप्शन था आपका राष्ट्रीय सौर मिशन और डी ऑप्शन था का PM सूर्य घर योजना। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आपका एकदम करेक्ट आंसर था वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड।
OSOWOG आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने किस वर्ष देश का वामपंथी उग्रवाद जो नक्सलवाद को पूरी तरह से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन थे 2026, बी ऑप्शन 2027, सी ऑप्शन 2028 और डी ऑप्शन था 2029। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए 2026 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए 31 मार्च 2026 की सीमा तय की थी। ऑपरेशन कागार जैसे तीव्र अभियानों और सकारात्मक विकास के माध्यम से यह लक्ष्य निर्धारित समय पर हासिल कर लिया गया, जिसे 2026 में नक्सल मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष बन गया है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन थे कैपिटल, बी ऑप्शन था कैपिटल स्मॉल, सी ऑप्शन था स्मॉल स्मॉल और डी ऑप्शन था स्मॉल कैपिटल। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी कैपिटल स्मॉल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि द्विपद नामकरण प्रणाली यानी कि बाइनोमिकल न्यूमेरिकल्चर के नियमों के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे वंश का नाम होता है और हमेशा कैपिटल अक्षर से शुरुआत होती है जैसे होमो, और दूसरा भाग होता है जाति, जैसे और जाति का नाम होता है जो छोटे अक्षरों में शुरुआत होता है जैसे सेपियंस, होमो सेपियंस। जो आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो ये जो एच है वह कैपिटल है और सेपियंस का एस है वह स्मॉल है। इसको आप याद रखना है, कैपिटल और स्मॉल ये आपको याद रखना है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इसमें हमने आपको वही क्वेश्चंस बताए जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हमने केवल वही क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू।